बड़ा बाबू उपन्यास अथ श्री नवल नारायण कथा। इसकी जो आखिरी कड़ी थी, एपिसोड नंबर 36, ये जो मैं चेक कर पा रहा हूँ 20 फरवरी को अपलोड हुआ था और उसके बाद ये कहानी रुक गई। अब आप पूछेंगे क्यों रुक गई, इतने दिनों तक क्यों नहीं बताने आए। बीच में मई में हमने और एक दिन कहा था कि आगे इस कहानी को रिज्यूम करेंगे, फिर रिज्यूम नहीं कर पाए। फिर कुछ ऐसी बात हुई कि रिज्यूम करना मुश्किल हो गया। अब ये कहानी फिर से रिज्यूम हो रही है आज से, तो आप इसको इसका 37वां मान लीजिए। अब जब आप इसको 37वां एपिसोड मान लेंगे, हमको तो ये भी याद करना पड़ेगा कैसे बोलते थे हम आके आपके सामने, जिससे आप हमको पहचान जाएं और आपको ये याद रहे कि आप उसी चैनल पर हैं। तो ठीक से याद नहीं आ रहा है कि कैसे बोलते थे, लेकिन देखिए शायद ऐसे बोलते थे। मैं हूँ रंजन कुमार, आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार, और इसमें आप देख रहे हैं मेरे उपन्यास पर आधारित ये वीडियो सीरीज अथश्री नवल नारायण कथा, और आज इसका 37वां अंक। अरे मर्दे, हम तो सोचे थे ना कि हम सब भुला गए हैं, पिछला एपिसोड देख के भी नहीं आए हैं, लेकिन याद आ गया कि कैसे बोलते थे, ऐसे ही बोलते थे। और अगर ऐसा नहीं बोले होंगे जैसे पहले बोलते थे, तो आप थोड़ा ऊंचा नीचा देख लीजिएगा, धीरे धीरे करके वैसा ही हो जाएगा। तो अब आते हैं ये बात पर कि नवल नारायण वहां कहाँ थे। नवल नारायण का वजीरगंज से ट्रांसफर हो गया था और अपने बाल बच्चे को छोड़ के नवल नारायण जो है गायब हो गए थे, उसरी में आके गुम हो गए थे। अब बाल बच्चा को लेने ही नहीं जा रहे हैं, और वहां का पोस्ट मास्टर नवल नारायण की पत्नी माया को कह रहा है घर खाली करो जाओ, क्योंकि वहां जो बड़ा बाबू पोस्टिंग आए थे उनको अपना परिवार लाना था, और नवल नारायण तो अवैध रूप से पोस्ट ऑफिस के घर में कब्जा अपना जमा के रहते ही थे, और नवल नारायण पोस्टिंग होने के बाद भी भाग गए थे। आने के बाद उनका आता पता ही नहीं था, परिवार उनका वहीं पड़ल था, अपना माया के पास पैसा, ना नवल नारायण की कोई खोज खबर। तो यहीं पे वो दिन एपिसोडवा में हमारे जो कहानी के दोनों श्रोता है संजय भैया और जनार्दन चाचा, याद है ना, ये कहानी हम उनको सुनाए, उनको सुनाने के लिए बैठे हुए हैं और वही आप तक पहुंच रही है। जो हमने उनको सुनाया वो आप सुन रहे हैं। और ये भी आपको याद होगा कि नवल नारायण की कहानी में जैसे ही ये संजय भैया और जनार्दन चाचा लानत भेजते नहीं है कि एपिसोड वहीं खत्म हो जाता है। तो उस दिन वहीं नवल नारायण की गैर जिम्मेदारी सुन के संजय भैया और नवल नारायण 36वां एपिसोड में लानत भेज दिए थे, तो वहीं पे कहानी खत्म हो गई थी। और माया ने इस बीच में अपने भाई हंस और कंस को चिट्ठी लिखा था, हंसनी को चिट्ठी लिखा था। तो हंस जी ने कंस को कहा जाओ भाई पचनामा में ला करके रख दो। पचनामा नवल नारायण का ससुराल, याद है कि नहीं आपको, वो गदाईपुर गांव, ये नवल नारायण का घर, और पचनामा हंस जी का घर, पचनामा की माया, माया का मायका पचनामा में। और हंस जी भी तो आपको याद होंगे, भूल गए। और हंस का भाई कंस, हंस जी सबसे बड़े दुनिया के पाखंडी, कितने सारे गलत कारनामे अपनी शराफत की आड़ में हंस ने अपने जीवन में किया है। हम सबका जिक्र नहीं करने जा रहे क्योंकि हमें हंस का मूल्यांकन थोड़ी करना है, लेकिन हंस ने रंजितवा के साथ जो जो गलत किया है उसका तो हिसाब होगा। और रंजितवा के बहाने हंस के सारे गलत कारनामे जितने भी रंजितवा से लिंक में जुड़ते हैं वो खुलेंगे, और उससे आपको समझ में अब तक आ चुका होगा कि हंस कितने नीच किस्म के आदमी रहे हैं।
और कंस कितना बड़ा नीच किस्म का आदमी है। अगर आप पिछला एपिसोड सब देखेंगे तो आपको तो याद होगा ही, वो जो बहन को लेके सबसे घटिया गाली अपने समाज में चलता है, हंस का भाई कंस, ये तो वही कैटेगरी है। इसका तो माया अपनी बहन के साथ वही रिश्ता है। तो बीच में जनार्दन चाचा और संजय भैया कहे भी थे कि तुम्हारे कंस का जैसे ही नाम आए खुल के कह सकते हैं ना कि ये वो वाला है, मतलब बिल्कुल कह सकते हैं, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। क्योंकि इन दो पापियों ने जो स्क्रिप्ट लिखा है, हालांकि अभी कहानी में अभी आगे आया नहीं है, ये जो माया का एक पुत्र है ना, अभी तो इस तक पहुंचे नहीं है, खाली अब आप नाम जानते हैं कि बकलेश्वा है। लेकिन एक बकलेश्वा एक दिन बहुत बड़का प्रोफेसर बनेगा, अपना रिश्वत उश्वत दे के, वो सब कहानी आगे आएंगे, आगे बताएंगे आपको। बुढ़ापा में जाके कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर लगेगा, 20-25 लाख रुपया घूस देके। उसके बाद इसका अहंकार का लेवल देखिएगा, बुढ़ापा में बीबी मिल जाए और नौकरी मिल जाए, उसके बाद देखिए कि बंदा कैसे फुदकता है। और फुदक किसके सामने रहा था? रंजितवा के सामने, जिस रंजितवा को 19 साल की उम्र में बीबी भी मिल गई थी और 17 साल की उम्र में नौकरी भी मिल गई थी। तो आगे बतावेंगे ये सब। तो ये बकलेशवा एक दिन बहुत बकवास किया था। बकलेशवा तो है ही ना, बकवास करने के लिए फेमस है, और अकल से लेस है, इसलिए उसका नाम ही बकवास, कि का बकवास का बक और अकल से लेस का लेके उसका नाम रखा गया था, डॉक्टर बकलेश। तो वो जो डॉक्टर बकलेशवा है, वो कुछ ऐसे ही बकवास किया था रंजीतवा से, या आप सबके बारे में गलत सलत बोलते हैं। तो रंजीतवा वही दिन ठान लिया था कि अभी तो बेटा कुछ बोलबे नहीं किए हैं, क्योंकि अपने भाई और नौवा की पूरी कहानी तो तू ही सुनाता है। ये सब कहानी अभी आया नहीं है, ये सब आगे आवेगा। आज हम आपको आगे कहानी नहीं बढ़ा रहे हैं, हम बता रहे हैं कि कहानी कैसे, कहां से कैसे टर्न लेगा और कहाँ चलेगा आगे। आगे आपके लिए आकर्षण क्या है यहाँ पे। रंजितवा वो दिन अपने मन में ठान लिया था और हमसे फिर साझा किया इस सब बात की, बकलेशवा देखिए ना, देखिए रंजन जी ऐसे ऐसे बकवास कर रहा है ये बकलेशवा हमारे साथ। तो हमको तो रंजितवा का दर्द बहुत समझ में आता है भाई, हमारा दोस्त है। तो हमने कहा देखो रंजीत, तुम आज तक जितना इनको सहते आए हो ना, उतने ये हरामजादे तुम्हारे माथा पर चढ़ के मूतते आए हैं। और तुमने जितना भी इनके लिए त्याग किया है ना, रुपया पैसा सब कुछ दिया इन सालों को, ये इस लायक थे नहीं। रंजितवा को ये बात समझ में आया कि अगर हम सब नहीं करते तो ये तो दोनों साले भीख मांग रहे होते कटोरा लेकर के, और ये सच में भाई तो हैं भी नहीं, क्योंकि एक ही माता पिता के खाली नाम है ना रंजितवा को मिला है। नहीं तो रंजितवा तो इनके घर में पैदा हुआ नहीं है, रंजितवा इनका खून है ही नहीं। और रंजितवा ऐसा गंदा आदमी का खून हो भी कैसे सकता है? रंजितवा का बुद्धि तो ऐसा है नहीं जैसा अर्नौआ का है, जैसा बकलेशवा का है। और बकलेशवा बकवास कर गया, आप सबके बारे में उल्टा सीधा ही कह रहे हैं, रंजितवा को कह दिया। तब रंजितवा जब हमसे साझा किया तो कहे तो तुम कहाँ कहा था भाई, ये अर्नौआ काका कारनामा करता है, ये तुमको एयरफोर्स में रहते हुए कैसे पता चला था? ये तो बकलेशवे में आके बता जाता था। और ये जो अर्नौआ की पत्नी है गौरी भौजी, वो भी कितना सारा बकवास करी, ये भी तो तुमको बकलेशवे बताया। ये भी तो तुमको बकलेशवे बताया था कि गौरी भौजी हमसे ब्याह के पीछे पड़ल है। सुने हैं कभी कि पति के जिंदा रहते हुए कोई पत्नी अपने देवर से ब्याह के पीछे पड़ जाए? लेकिन बकलेशवा रोते हुए आया था रंजितवा के पास, हमारा आप ब्याह कराइए, कि रानी तो हमारा ब्याह करा नहीं रहा है, और घर में ऐसा चर्चा चल पड़ा है, और आपको तो पता ही है कि किरानी और गौरी भौजी का रिश्ता का है। तो किरानी और गौरी भौजी का रिश्ता भी बकलेशवे बताया था कि का चल रहा है, और का किरानी भौजी, का किरानी और गौरी भौजी के बीच में वार्ता हुई है, और घर में ही चर्चा चल पड़ा है कि अगर हमारे पति अर्नौ जी हमको ठीक से नहीं रखेंगे तो देखिए बकलेश जी हमसे ब्याह करने के लिए ही आज तक कुंवारे हैं।
यह बात भी तो रंजितवा को कौन बताया था? बकलेशवा। क्योंकि रंजितवा न तो घर जाता था, न छुट्टी जाता था, न उसका किसी से संपर्क था, न वो अरनउआ से बतियाता था, न गौरी भौजी से उसका कोई लेना देना था। ये सब सूचना कौन लाता था? और ये गौरी भौजी का भाई आके की रानी को धमकाया कि दहेज उत्पीड़न में अंदर कर देंगे, तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमारी बहन को तेरा बेटा क्यों नहीं रखता है? क्यों तुम उसको यहाँ रखे हुए हो अपने साथ? यार नौवा के पास क्यों नहीं इसको भेजते हो? ये भी कौन बताने आया था? बकलेसवा। और अब बकलेसवा क्या करना चाह रहा है? जब देखा कि हमरा नाम घसीटाने लगा, क्योंकि गौरी भौजी के साथ बंद था वो 3 घंटे कमरे में अपने बियाह में। जब देखा कि यहाँ पे बात आ गई है और थोड़ा बात बिगड़ी है, रंजितवा से बहस में उलझ गया है, तो अब क्या करे? तो बकवास करना उसका काम है। तो बकवास करते करते आप सबके बारे में उल्टा सीधा गलत कहते हैं, हमारे बारे में भी कहिएगा। अरे कहेंगे नहीं? तुम्हें पता है कि आगे क्या होने वाला है, तुमने किया क्या है? और तुमको ये भी पता है रे बकलेसवा कि रंजितवा वहां तक पहुंच जाएगा, पहुंच चुका है। तब तो जब रंजितवा हमसे ये सब साझा किया तो हम कहें कि देखो रंजीत, समय आ गया है जब इन सब सालों का मुंह तोड़ दो। और ये जितना बकवास किया था, ये सब बकवास को अब सार्वजनिक करने का समय आ गया है। तुम तो बहुत कुछ जानते हो, अभी तो तुमने कुछ कहा ही नहीं है। अभी तो तुमने नवल नारायण की ये जो मित्तल प्रसाद ये सब कहानी ये सब तुम जानते हो, क्योंकि दत्त बाबू तो तुमको ये सब उसका डायरी दे चुके हैं। तो नवल नारायण का डायरी पढ़ के तुम जानते हो कि नवल नारायण कितना बड़का चरित्रहीन है, फिर भी तुम रिश्ता निभा रहे थे नवल नारायण के साथ। माया का कंस के साथ का रिश्ता है, ये रंजितवा ने तो 5 साल की उम्र में देखा था। जब 7 साल का था वो तो अपनी आंखों से, जिसके लिए उसकी पिटाई हुई थी वजीरगंज में, ये सब कहानी आप पीछे सुन चुके। लेकिन रंजितवा तो तब तक वो भी नहीं कह रहा था कि माया क्या चीज है, माया का क्या चरित्र है। बाकी दुनिया के लिए माया कंस हंस कुछ भी होंगे, रंजितवा के सामने, जिसकी आंखों के सामने बचपन में एक निर्दोष बालक के सामने ऐसा चरित्र किसी का खुला हुआ हो, तो हमने रंजितवा को कहा कि अब समय आ गया है जब ये कंस का, हंस का, कंस की बहन माया का, गौरी भौजी का, अरनउआ का, या बकलेसवा का जितना असली चरित्र तुम जानते हो ना, सब दुनिया को बता दो। क्योंकि कुछ लोगों की फितरत ये होती है, उनको लगता है ना ये नरम चारा है, इसको चबा जाएंगे। तो हमने रंजितवा को कहा कि नहीं, ये लोग तुमको निगलने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारा जितना उपयोगिता हो सकता था उपयोग कर लिया। हमने और एक बात बताई थी रंजितवा को कि रंजीत तुम तब तक अच्छे थे जब तक कि बकलेसवा का ब्याह नहीं हुआ था। बकलेसवा के ब्याह कराने वक्त तो बकलेसवा को खाली तुम ही पे भरोसा था। तुम नहीं जाओगे तो उसका ब्याह नहीं होगा, ब्याह नहीं करेगा, तुम ही को ब्याह कराना है, तुम ही को ब्याह की व्यवस्था देखनी है, तुम ही को सब जगह आगे रहना है, तुम ही उसके लिए लड़की पसंद करोगे। तब तक तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं था रे बाबा। इन कमी कब आ गई? जब तुम असलियत की तरफ पहुंच चुके हो, और जब बकलेसवा देख रहा है कि अब सारी जरूरत मेरी पूरी हो गई, अब इसका क्या काम? जितना इसको नोच नोच के ले सकते थे सब ले लिया, अब इसका क्या काम? तो बकलेसवा ये बात भूल गया था कि जितना बकवास तुम किए हो, जिस दिन वो सब बकवास खुलेगा तो 2 टके की तेरी इज्जत नहीं रहेगी। तो हम रंजितवा के साथ खड़ा हो गए और हमने रंजितवा को कहा, रंजीत अब छोड़ना नहीं है। जितना बकवास इस बकलेसवा ने किया है, और इसके पीछे छुपना चाहता है कि आप सबको यही कह रहे हैं, अरे अब तक तो तूने कुछ कहा ही नहीं है, तब यह हालत है। तो अब जितना जानते हो ये सब सार्वजनिक करने का समय आ गया। और रंजितवा का एक मुख्य पॉइंट आपको बतावें, रंजितवा ने उतना ही कहा है दुनिया में जितना को उसने महसूस किया है, फील किया है, अपनी आंखों से देखा है, किसी दूसरे के कहे हुए को नहीं कहा है।
जो उसकी आंखों ने देखा है, जो उसने समझा है, जिसको अपनी अनुभूतियों में उसने पकड़ा है कि ये है, ये हुआ है, ये ऐसे लोग हैं, इनका चरित्र ऐसा है, तब किसी पे उंगली उठाई है, बिना उसके नहीं उठाई है। अब रंजितवा ने हमको बताया था, ये सब कहानी में आगे आवेगा, जहां नवल नारायण सूता था, वहां रात को नवल नारायण को कभी गौरी भौजी के कमरे में और कभी गौरी भौजी को नवल नारायण जहां सोते थे वहां रात में इधर उधर जाते हुए देखा। सुबह पूछता है रंजितवा उठ करके माया से, ये क्या हो रहा है घर में, हमने ऐसा रात में देखा। तो माया कहती है ये 3 लोगों के बीच में खेल चल रहा है, ये इसमें इस खेल में नवल नारायण, अर्नव्वा और अर्नव्वा की पत्नी शामिल है, और जो हो रहा है वो होने दो, तुमको सब देख के अपनी आंखें मूंद लेनी है, अपनी इंद्रियों को बंद रखना है। रंजितवा ने कहा माया को कि ये कुकर्म ऐसे खुला देख के चुप नहीं रह सकते। तो माया कहती है ये जो मंजली है ना, इसको अर्नव्वा के लिए ये ब्याह के लाए ही नहीं थे, ये लाए ही थे अपने नियत के लिए और अपना काम कर रहे हैं, तो इसको भी यहीं रहना है, घर की इज्जत को घर में रहने दो, ये तीनों के बीच में खेल चल रहा है, ये तो केवल नाम की अर्नव्वा की पत्नी है। और आगे कहानी में आवेगा, जब अर्नव्वा, ये जो हमारे अशोक चाचा है, अशोक चाचा की एक भाभी हुआ करती, पुष्पा चाची, पुष्पा चाची को फोन करके बताता है कि अरे चाची, वो तो हमारी नाम की पत्नी है, इस्तेमाल तो हमारी पत्नी का नवल नारायण ही कर रहे हैं। तो एक तरह से आप यही समझिए कि बेटा भी उन्हीं का है, नवल नारायण का है, वो हमारा बेटा नहीं है, हमारे नाम पर तो खाली सर्टिफिकेट बनावल जा रहा है, और कायदे से देखिए तो नवल नारायण की रखैल के रूप में हमारी पत्नी रह रही है। उसके बदले में नवल नारायण हमको हर महीना जितना पैसा मांगते हैं उतना वो पैसा दे देते हैं, तो हम अपने में मगरदुम हैं, हम अपना जिंदगी ठाठ से जी रहे हैं, और नवल नारायण अपना जिंदगी ठाठ से वो जी रहे हैं। हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है, हमको अपनी पत्नी को वैसू अपने पास नहीं रखना है, अपने साथ नहीं रखना है, तो नवल नारायण जाने, उन्होंने हमारी जबरदस्ती ब्याह कराई थी और अब उन्हीं का सब समस्या है, वो जाने, और वो हमारी पत्नी के साथ किस रिश्ते में, ऐसा हमको कोनो समस्या भी नहीं है, और वो हमारा बेटा भी नहीं है जो उसकी हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी हो। अब रंजितवा गया था बकलेसवा का ब्याह कराने, अशोक चचा आ गए बाराती। अब अशोक चचा ने कहा कि तुम चाची से पूछ लो कि क्या क्या अरनौआ बतियाया है इनसे फोन पर, और गोतिया में ऐसा ऐसा चीज खोल रहा है, ये तो ठीक बात नहीं है ना बाबू, तो तुम नवल नारायण को रास्ते पर लाओ, ये सब बात तो अच्छी बात नहीं होगी। अब अशोक चचा तो अच्छे के लिए किए ये काम, रंजितवा को बताए, बराती से लौट के रंजितवा पूछता है, सबसे पहले माया से ही पूछता है, माया कहती है इसको तो पूरा अरवल जान रहा है, पति पत्नी के बीच का रिश्ता नहीं, माया के पति नवल नारायण और नवल नारायण की बहू गौरी भौजी के बीच का रिश्ता पूरा अरवल जान रहा है, ये माया का जवाब है कि इसका हल्ला तो पूरे अरवल में होल है। अब अरवल के गदाईपुर गांव में शुरू हुआ ये कांड। अब रंजितवा ये सब हमसे साझा किया, जाहिर सी बात है रंजितवा का सबसे फास्ट फ्रेंड हम हैं, और हम एक लेखक है, तो रंजितवा सबसे पहले हम ही से सलाह लेता है, हम ही से अपना दिल का सब बात बेचारा के कह जाता है। तो हमने रंजितवा को कहा भी चुप रहो रंजीत, क्या करोगे तुम, उलझने हैं, तुम अपने आप को इससे दूर रखो इस सबसे। सब कहानी में आगे आएगा विस्तार से, आज तो हम आपको शॉर्टकट में चीजें बता रहे हैं।
और ये सब कौन सामने लाया? पहले तो बकलेशवा सब बात बता रहा था, और बकलेशवा ने कहा था कि नवल नारायण और इनके बीच क्या रिश्ता है। और अब ये बात अरनौआ के माध्यम से चाची के थ्रू होते हुए अशोक चचा से पता चलता है रंजितवा को कि नवल नारायण और इसका क्या रिश्ता है, और ये सार्वजनिक लोग जान रहे हैं। तब रंजितवा खोल के कहता है नवल नारायण को कि बाज आ जाओ, जो तुम हरकतें कर रहे हो ये ठीक नहीं है। तो नवल नारायण उसको धमकी देते हैं, और जो वो कांति के चेहरे पे कांति आ जाती थी ना, नवल नारायण का छोटा भाई बिल्लू, हम आपको आगे उधरों को कहानी बताए किए हैं, और हमको भी याद नहीं है कहाँ तक बताए कहाँ तक नहीं बताए हैं। तो बिल्लू के एक बेटा का धमकी लेके नवल नारायण कहता है रंजितवा को कि तुमको यहीं पे गोली मरवा देंगे, नहीं तो हमारे बारे में कुछ बोला उल्टा सीधा तो हम क्या कर रहे हैं, आंख मूंद के चुपचाप देखो, और नहीं देखा जा रहा है तो यहाँ से चले जाओ। अगर आवाज उठाई तो अंजाम ठीक नहीं होगा। तो रंजितवा ये बात बकलेशवा को पूछता है, कहता है ये जो देख रहे हैं ये क्या है? तो उस वक्त तो बकलेशवा कहता है अरे भैया जाने दीजिए, जो हो रहा है आपको तो पता ही है ना कि यहाँ सब लोगों का रिश्ता क्या है। सो अभी हमको और आपको मिलके पूरे परिस्थिति को संभालना है, और वो पूरे परिस्थिति को संभालने के लिए भी जरूरी है कि सबसे पहले हमारा नौकरी लगे। हम बेरोजगार बैठल हैं तो अभी हम इस समय दिमाग नहीं लगा सकते हैं, पहले अभी नौकरी की जरूरत है। तो रंजितवा फिर चुप हो जाता है, कहता है चलो ठीक है दूरी बनाते हैं, तुम अपना नौकरी में अच्छी लगल रहो तलाश में, और बाकी नवल नारायण अभी जो कर रहे हैं उसमें क्या कर सकते हैं, अभी इस परिस्थिति को बाद में देखेंगे कि क्या हो सकता है। तो आगे ये सब आवेगा कहानी में आपको। और उसके बाद फिर क्या होता है अब सब आज ही नहीं बतावेंगे। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जहां पे 30 लाख रिश्वत दे करके ये बकलेसवा अपने आप को कहीं जुगाड़ कराता है, और असिस्टेंट प्रोफेसर लगता है। और असिस्टेंट प्रोफेसर लगते ही इसके भाषा बदल जाती है, ब्याह हो ही गया, नौकरी लग ही गया, अब ये सारा ठिकरा रंजितवा पर फोड़ दो कि तुम सबके बारे में उल्टा सीधा कह रहे हो। क्यों? क्योंकि माया चाह रही कि दोनों भाई मिल के रहो, क्योंकि माया जो देख रही है ना कि रंजितवा के साथ जो ये बकलेसवा लगल चल रहा है ना, नहीं, अरनौआ और बकलेसवा को मिलकर रहना चाहिए। और ये रंजितवा तो अलग है ही, इसके साथ तो वैसे भी शुरू से सौतेला व्यवहार तो किया ही है, लेकिन अब तक जो बकलेसवा जुड़ल था रंजितवा के साथ उसका शोषण करने के लिए, तब तक माया को दिक्कत नहीं था, पता है कि नोच नोच के उसको खा रहा है, खाने दो। लेकिन जैसे ही देखती है कि अब इसको भी नौकरी लगा, तब वो अपना जुगाड़ शुरू करती है। रंजितवा के घर में से बैठ के एक दिन फोन करते हुए अरनौआ को कह रही थी तुम दोनों मिल के रहो। ये बात अब रंजित, माया का फोन खराब था, माया का फोन काम नहीं कर रहा था, तो रंजितवा के फोन लेकर के वो बात कर रही थी। रंजितवा के फोन में ऑटो रिकॉर्डर ऑन था, तो रंजितवा हमको साझा किया कि ऐसा ऐसा हम बात करते सुने हैं, यार नौवा को ऐसे से बता रही थी, सुनबो किए हैं, और बाद में पूरा रिकॉर्डिंग हमारे मोबाइलवा में पड़ल है। यहाँ तक कि वो बकलेसवा को बात करके भी बताता है कि ऐसा ऐसा माया बात कर रही थी अरनौआ से। फिर भी बकलेसवा कहता है अरे जाने दीजिए, उसको अपना कोशिश करने दीजिए, हम और आप कहा तो हम लोग देखेंगे ना आपस का रिश्ता। लेकिन ये रिश्ते में 3 महीना के अंदर परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि बकलेसवा को माया जाके अपने हिसाब से ट्यून करती है। और इस बीच में और एक कांड होता है, ये जो बकलेसवा की पत्नी है, ये आगे आवेगा, और इसका आप जान ही रहे हैं, आगे ये पार्ट 2 में आएगा इस कहानी में। वो पसाकलॉजी भौजी है। अब हमारी पसाकलॉजी भौजी वो है तो आप समझ गए कि पसाकलॉजी कौन है। तो पसाकलॉजी भौजी से ही ब्याह हुआ है बकलेसवा का। पसाकलॉजी भौजी की जो मम्मी है, वो पसाकलॉजी भौजी को समझाती है और कहती है
कि देखो तुम्हारा जो पति है ना, वो रंजितवा के कब्जे में रहता है। देखी नहीं थी कि ब्याह के लिए सब जिम्मेदारी अपना माए बाप से भी ज्यादा वो रंजितवे को मानता है, रंजितवे पर छोड़ दिया, थोप दिया था। जो रंजितवा करेगा वही ठीक है, वही लड़की देखेगा तो हम ब्याह करेंगे, वही हमारी सब व्यवस्था करेंगे, वही सबका फाइनल डिसीजन लेंगे। तो तुम्हारा जो पति है ना, कब्जे में है वो रंजीत बाबू के। अब तुम्हारे सामने बेटी दो ऑप्शन है, या तो रंजीत बाबू को अपने चाल में फंसा लो, अपने दाव में, और नहीं तो अपने पति को उनके दाव में से बाहर निकाल लो। क्यों? क्योंकि पसाकलॉजी भौजी की 3 बहनें हैं, जिसका ब्याह कराने के लिए वो जो बकलेसवा प्रोफेसर भर्ती हुआ है, उसकी सैलरी खींच खींच के मायके में ना टीवी है, ना फ्रिज है, ना कोई एसी है। अरे ये लोग दिया चुन चुन के तो अपना जीवन निर्वाह करता था। तो अपने मायके की गरीबी दूर करने का ठेका पसाकलॉजी भौजी ने लिया। और पसाकलॉजी भौजी की मम्मी पसाकलॉजी भौजी को सिखा रही थी कि करना क्या क्या है। तो उसी क्रम में पसाकलॉजी भौजी की मम्मी ने ये गुरु मंत्र दिया कि सबसे पहले तुम रंजीत बाबू को पटा लो, अपने पाले में कर लो। अब यह तुम कैसे करोगी, ये तुम जानो। तब शॉर्टकट में आपको इतना ही बताए, अभी बाकी कहानी पूरा बाद में डिटेल में आवेगा ना। तो साइकोलॉजी भौजी जो है, एक स्त्री का जो होता है ना, अपने अस्त्र शस्त्र सारे, क्योंकि एक स्त्री को यकीन होता है कि अगर हम किसी पुरुष के तरफ आगे बढ़ेंगे ना, तो पुरुष को स्त्रियां, कुछ स्त्रियां अपने हाथ का खिलौना समझती हैं कि अगर हम आगे बढ़ के उसको अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करेंगे, तो वो हर हाल में हमारी झोली में गिर जाएगा आकर के। तो साइकोलॉजी भौजी अपने वो सब सस्ते वाले अस्त्र शस्त्र शुरू करती है। आप बड़े रोमांटिक हैं, आप बड़े अच्छे हैं, हमारा ब्याह तो आपने बूढ़ा से करा दिया, हमारे उम्र की जोड़ीदार नहीं है, उसको रोमांस नहीं आता है, फलाना ठिकाना चिकाना बहुत कुछ, अपने निजी जिंदगी के हर दूसरे दिन आके समस्याएं बता के इसको आप ठीक करिए भैया, आप ही की बात सुनता है, समझता है, हमारा तो बतवा सुनता भी नहीं है। अब रंजितवा इस सबसे परेशान होने लगा। रंजितवा ये सब बात अब हमें समझाए, हम उसको कह दिए कि देख भाई, वो तुमको खींचने का प्रयास कर रही है। और एक औरत जब इस खींचने के प्रयास में लग जाती है किसी मर्द को अपनी तरफ, और जब उसमें असफल होती है, तब वो बड़ी भयंकर रूप से काटती है, क्योंकि फिर वो नागिन बन जाती है, क्योंकि उसको यकीन नहीं होता है कि हमारे होते हुए हमारे दाव से एक मर्द बच कैसे गया, हमने चाल चली और वो मर्द बच कैसे जाता है। तो रंजितवा हमसे पूछता है कि अरे भाई, अब तुम सही सही सलाह दो, हम कैसे इससे बच पाए। तो हमने कहा तुम अभी न्यूट्रल रहो, और जब लगे कि पानी सर के ऊपर जा रहा है, तब तुम फिर चुपके से बकलेसवा को इस बारे में हिंट देना कि जो चीजें हो रही है ना, ये ठीक नहीं हो रही है, तुम्हें इसको नियंत्रण में लेने की जरूरत है। तो जैसा हमने कहा था वैसे ही बेचारा रंजितवा करते रहा। बहुत दिनों तक पसाकलॉजी भौजी की बकवास सुनता रहा। वो देखता रहा, समझता रहा कि पसाकलॉजी भौजी किस किस तरह से हमको अपने पाले में फंसाने की कोशिश में लगी हुई हैं। लेकिन उसको तो पहले से ही पता था कि ये जाल है और इसमें हमारे लिए रचा गया है। तो रंजितवा दोनों से साझा करता था, अपनी पत्नी से भी ये बातें साझा करता था और मुझसे भी साझा करता था। और ये दो लोग उसको बहुत सही सलाह दे रहे थे कि भाई, तुम्हें किसी हाल में उधर गिरना नहीं है, अपने आप को खड़ा रखना है, और सही समय आने पर बताना है। अब पसाकलॉजी देखिए हर तरह से ये आदमी को समझा लिए, अपने पाले में करे के कोशिश कर लिए। कहाँ तो एक मर्द औरत की लच्छेदार बातें सुन करके और उसमें इतना एंगेज हो जाता है कि चाहता है कि हम इसे दिन रात बतियाएं, व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, दिन रात इसे में डूबल रहे। लेकिन पसाकलॉजी ये सब जुगाड़ कर ली। जैसे ही फोन पर आवेगी, कहेगी हमको तो उनसे बतियाना है, उनको फोन दीजिए, कुछ जरूरी काम बतावेगी, कुछ पढ़ाई लिखाई पूछना है, तो कुछ समस्या का एथी पूछना है, तो कुछ मम्मी ने कहा था पूछने के लिए, तो कभी बहन ने कहा था पूछने के लिए। और जैसे ही रंजितवा लाइन पर आ जाएगा फोन पर, तो फिर उल्टी सीधी बातें करने लगेगी। आप रोमांटिक हैं तो ये हमारे को बूढ़ा से ब्याह करा दिया, तो आपने ही करा दिया, आपने ही आके हमको पसंद कर लिया, नहीं तो हम ये बूढ़ा के चक्कर में नहीं फंसते।
अब जब देखा रंजितवा कि ये पानी जो है ना सर के ऊपर जा रहा है, तो रंजितवा को जब बुरा लगने लगा तो हमने भी सलाह दिया कि रंजीत अब समय आ गया है जब तुम ये बकलेसवा को ये उसकी पत्नी का सब बकवास बता दो। अब रंजितवा ने हिंट में बताया, लेकिन बताने से तो मामला बिगड़ गया। बताने के बाद अब वो बुढ़ा को कैसे यकीन आएगा कि हमारी बीवी जो है हमें बुढ़ा समझती है और बुढ़ा कहती है। अब वो बुढ़ा कैसे यकीन कर ले इस बात का कि हमारे बारे में ऐसे उल्टी सीधी बातें करती है, कहती है हमारा बुढ़ा से ब्याह करा दिए, इसको हमारे अपने तरह रोमांटिक बनाइए, हमको काहे पसंद कर लिए आप आकर के, जिससे कि हमारा जीवन में ऐसा बुढ़ा लिख दिया गया पति के रूप में, इसका आपके जिम्मेदार आप ही हैं। अब अगर बकलेसवा यकीन कर लेता इन बातों का, तो जाहिर सी बात है पसाकलॉजी के साथ फिर रह नहीं पाता, पति पत्नी के रिश्ते सामान्य रह नहीं सकते थे। और थोड़ा-सा शब्दों की मर्यादा को तोड़ते हुए मैं आपको एक लेखक के रूप में, एक लेखक का ये भी दायित्व होता है कि जो जैसे घटा है, जहाँ जो चीज़ें घट रही हैं समाज में, अगर वो नंगई के साथ है, तो वो नंगई को नंगई के तरह ही आपको दिखाया भी जाए। तो मैं ये भी कहूँगा कि पसाकलॉजी भौजी को आप ये समझ लीजिए कि वो अपने गाँव की सबसे छिनरी मौगी है। आप अपने गाँव में, आप अपने मोहल्ले में, आप अपने समाज में एक सबसे गिरी हुई पतित औरत की जो कल्पना कर सकते हैं ना, ये पसाकलॉजी भौजी है। पता नहीं कितनों से उसके पहले रिश्ते रह चुके होंगे, कितनों से उसके बाद में रहे होंगे, क्योंकि जो खुल करके एक मर्द के सामने अपने आप को पूरी तरह प्रस्तुत कर सकती है, हर तरह से उसको अपनी झोली में गिराने के लिए अपना सारा तिकड़म लगा सकती है, और जब यह दाव उल्टा पड़ता है तो सीधा मुकर जाती है। हम तो कसम भी खा सकते हैं हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, ऐसा कहीं कुछ दूर दूर तक हुआ ही नहीं। लेकिन बकलेसवा को अब रंजितवा की बात पे भरोसा नहीं हो रहा। जिस रंजितवा की खा खा के मोटा तगड़ा हुआ है बकलेसवा इतने दिनों तक, कुछ दिनों पहले जिस शादी के लिए उसके ऊपर आश्रित था या आप ही कराएंगे, और जिसके जीवन में, जिसके चरित्र में, जिसकी बातों में बकलेसवा पूरे जीवन कुछ नहीं ढूंढ पाया, 1% का भी मिस्टेक, क्योंकि अगर ढूंढा होता तो पहले ही बात होनी चाहिए थी ना, तो बकवास करना चाहिए था उसको जैसे अरनउआ के बारे में करता था। लेकिन कभी तो यहाँ करने आया नहीं, कभी सामने बताया भी नहीं कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, गलत है, सही है, उल्टा है, सीधा है। तो जब ये बात उल्टी पड़ी तो रंजीतवा फिर हमसे साझा करने आया, तो हमने रंजीतवा को कहा देखो रंजीत, यही होना था, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये चीजें ऐसे ही पलटनी थी, क्योंकि कैसे यकीन कर ले, और अगर यकीन कर ले तो फिर उस पत्नी के साथ आगे रहे कैसे अगले दिन घर में। लेकिन उस बुढ़े को पता है, बकलेसवा को, कि अब दूसरी शादी होने वाली है नहीं, दूसरी बीबी मिलने वाली है नहीं, तब हमारी इस बीबी का सैकड़ों रिश्ता क्यों ना हो रहा हो पहले पीछे हिस्ट्री में, जो रंजितवा कह रहा है उसमें 100 नहीं 500% भी सही हो, एक एक बात, फिर भी रहना तो हमें इसी के साथ है, और अगर रहना है तो फिर स्वीकारें कैसे इस सच को। तो हमने रंजितवा को कहा कोई बात नहीं, तुम अपने सच के साथ आगे बढ़ो, जो चीजें जहां जैसे जा रही हैं उसको छोड़ दो, और इस समाज के लिए ये एक, ये कहानी नवल नारायण के घर की, नवल नारायण के खानदान की एक मिसाल बननी चाहिए कि आदमी जब गिरता है तो उसका फिर खानदान गिरता है, फिर उसकी पीढ़ियां गिरती हैं, और जिसका पिता ही नवल नारायण जैसा इतना घटिया हो सकता हो, जो स्त्री अपने भाई कंस के साथ रिश्ते में रह सकती हो, उसकी गर्भ से जो संतानें पैदा हुई हैं, यह अरनउआ और बकलिसवा, जिसके बारे में दुनिया को भी पता नहीं है, और फिर भी बकलिसवा सब बकवास कर गया कि आप सबको उल्टा सीधा ही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि
अब पहुंच गई थी बात बकलेशवा पर, बकलेशवा की बीवी पर। तो हमने रंजितवा को कहा कि अब तुम जो है सिर्फ उसकी नहीं, उसके माँ बाप का भी जितने गड़े मुर्दे हैं सब खोल दो रंजीत, समय आ गया है अब। दत्त बाबू ने जो तुम्हें डायरी पकड़ाई थी, इसका रहस्योद्घाटन करने का समय आ गया है। जो जहर तुमने अपने आप पिया है अकेला, सिर्फ अपने एक मित्र से साझा करके या बाद में सिर्फ अपनी पत्नी से साझा करके, समय आ गया है जब इसे पूरे समाज के सामने उड़ेल दिया जाए, बता दिया जाए कि यहां सच्चाई क्या है। रंजितवा ने कहा इसका कौन यकीन करेगा कौन नहीं करेगा, क्योंकि जैसे बकलेशवा बकवास कर गया ऐसे सभी बकवास कर जाएंगे। तो हमने उसे कहा रंजीत तुम्हारा सच है, और हर सच के साथ ईश्वर खड़ा रहता है, और तुम अपने सच को बेधड़क दुनिया के सामने कहो। तब रंजितवा ने कहा नहीं, हमसे नहीं हो सकेगा, दुनिया के सामने कहने का जिम्मेदारी आप लेखक है ना, तो आप हमारा नाम से आप कर दीजिए। तो हमने कहा रंजीत चलो, तुम्हारे लिए हमने ये अपने कंधे पे उठा लिया, ये बीड़ा, हम तुम्हारे इस लड़ाई को आगे लेके जाएंगे और इस कहानी को हम दुनिया के सामने बताएंगे। बस उस दिन से रंजितवा निश्चिंत हो गया। कहा देखो भाई, तुम्हारे जैसा दोस्त हो और जैसी मेरी पत्नी है वैसी अगर पत्नी हो, तो कितने भी झूठे क्यों ना इकट्ठा हो जाए, हमको भी पता है कि सच कभी परास्त होता नहीं है और सच कभी परास्त होगा भी नहीं। तो इस दुनिया में पाखंड पूर्ण जीवन जी रहे नवल नारायण और नवल नारायण के खानदान की पूरी कहानी, जो इतनी गंदी है कि कहने के लायक नहीं थी, लेकिन जब मैंने जिम्मेदारी ले ली रंजितवा की कि कहानी मैं कहूंगा, रंजीत तुम केवल खड़े रहो अपने सच के साथ, तो रंजितवा अपने सच के साथ खड़ा है। और नवल नारायण की 36 एपिसोड में हमने आपको वो कहानियां बताई, क्योंकि ये कहानियों को लिखने के लिए जो धीरज की जरूरत थी वो शायद मेरे पास नहीं था। तो हमने सोचा इसे एक वीडियो सीरीज में पहले क्यों ना ये कर दिया जाए, लेकिन किताब पब्लिश हो गई है, मैं आज भी वादा कर रहा हूं आपसे। और एक एक लेखक के रूप में मैं आपको क्या कहता हूं तो आपको याद ही है, लेखकीय दायित्व है कहना कि ये समाज की काल्पनिक कहानी है, इसके कोई भी चरित्र समाज में कहीं जिंदा या मुर्दा नहीं है। लेकिन जब मैं बता रहा हूं, अब मैं मेहनत कर रहा हूं और आप सुन रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको सबसे ज्यादा मजा कब आएगा, जब आपको मान के चलना पड़ेगा कि इस कहानी के सारे पात्र जिंदा हैं, सारे लोग जिनका जिक्र आ रहा है वो सब कभी न कभी धरती पर मौजूद रहे होंगे। हालांकि लेखक के रूप में मैं कह रहा हूं नहीं भैया, ये सब कल्पना है, ये एक लेखकीय कल्पना मात्र है, मनोरंजन के लिए लिखा जा रहा है। लेकिन इतना घटिया चीज से मनोरंजन थोड़ी ना होता है यार, मनोरंजन करने के लिए तो और भी बहुत सारे साधन है। ऐसा उपन्यास अगर रंजन कुमार जी को लिखना पड़ रहा है और श्री नवल नारायण कथा, तो रंजन कुमार जी की चाहत है कि बकलेशवा ने जो बकवास किया ये उसके सर्कल के कुछ लोग सुन रहे होंगे, उसके कुछ गिने चुने नातेदार रिश्तेदार उसके पक्ष में खड़े होंगे, और नौवा भी कुछ बकवास कर रहा होगा अपनी सर्किल में अपने कुछ नातेदार रिश्तेदारों को लेकर के। ये हंस के भाई कंस के साथ आज भी उसके अच्छे रिश्ते होंगे, ताल्लुकात होंगे कंस को लेकर के। लेकिन जो बात रंजितवा ने बताई है, जो बात रंजितवा ने भोगा है, और उस सच को, जब रंजितवा की कहानी को मैं एक लेखक के रूप में आपके सामने रखने आया हूं, तो मुझे मालूम है कि ये कहानी एक समय के लिए नहीं, एक जुगों के लिए लिखे जा रही है। एक दृष्टांत के रूप में ये आगे तक चलेगी, लोगों के बीच जिंदा रहेगी, और लोग समझ पाएंगे कि एक समय में कैसे कैसे लोग धरती पर जिंदा थे। गौरी भौजी, पसाकलौजी भौजी, गौरी भौजी का पूरा खानदान, पसाकलौजी भौजी का पूरा खानदान, ये अरनौआ,
जो अपने पिता को अपनी पत्नी सौंप देता है, ये सब आपको आगे बताएंगे। और जितना पैसा चाहिए उतना उसको मिल रहा है अय्याशी के लिए। और ये नवल नारायण जिसको बुढ़ापे में जब देखा कि अब तो और कहीं कुछ सारे रासलीला की सामग्रियां मेरी बंद हो चुकी हैं, तो अब तो वो अपने बेटे की बहू के साथ ही खिलवाड़ करना शुरू करता है और पैसा देकर उस बेटा का मुंह बंद कर देता है। और अरनौआ खुद प्रचारित कर रहा है कि ये बेटा मेरा नहीं है। अशोक चचा बीच में आते हैं, अशोक चचा को बताता है। और रंजितवा जब अशोक चचा से सुनता है तो उसे गुस्सा आता है। समझ तो वो भी रहा है कि हाँ हो क्या रहा था, क्योंकि उसके पहले उसने भी तो गौरी भौजी को आते जाते और नवल नारायण को गौरी भौजी के पास आते जाते एक दूसरे को चिट्ठियां देते हुए देखा, तो उसने भी था, पूछा भी था माया को ये क्या हो रहा है, तो माया ने कहा था ये खेल चल रहा है। तब जब वो उस पर विराम लगाने कहता है तो रंजितवा को नवल नारायण कहता है हम तुमको गोली मरवा देंगे। किससे मरवा देंगे? अपने उस भाई के बेटे से, बिलुआ के भाई के बेटा, बिलुआ उसका भाई था ना नवल नारायण का, उसके बेटा से गोली मरवा देंगे। और बिलुआ का जो भाई का छोटका बेटा है वो नवल नारायण की अवैध संतान है। अब पता नहीं हमने आपको पीछे बताया है, नहीं बताया है, नहीं बताया, तो ये पूरी कहानी आगे बतावेंगे आपको। आज हम समरी टाइप आगे क्या इस कहानी में आने वाला है ये हम आपको बता रहे हैं। इस बीच में कुछ प्रश्न भी आए थे, कुछ का जवाब दे दिया, कुछ का नहीं दिया, क्योंकि क्या पता प्रश्न करने वाले के पीछे कौन छिपा हो। यहाँ तो गौरियो भौजी पीछे से आ सकती है। हाँ, एक दिन गौरी भौजी जो है ना, हम ये कहानी बता रहे हैं तो हमको बार बार गौरी भौजी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही थी सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर। तो हमने रंजीतवा को कहा देखो रंजीत, ये जो तुम्हारी गौरी भौजी है ना, ये कुछ ज्यादा ही पगलायल है, हर थोड़े देर में ये फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है फिर हटा लेती है। तो रंजीतवा कहा कि एक काम करिए ना, फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लीजिए, फ्रेंड बना लीजिए, देखिए क्या कहना चाहती है, कुछ कहने आना चाहती है क्या। तो हमने कहा हमको सुनना नहीं है, हमको तो उसका देखा ही गए, हमको रोवा रोवा हर जाता है। क्योंकि जो तुम्हारे साथ गलत किया होगा, जो एक स्त्री जो अपने ससुर के साथ रिश्ते में हो, अवैध रिश्ते में, चाहे उसकी मजबूरी या परिस्थिति कुछ भी क्यों ना रही हो, जब गौरी भौजी को उसका पति नहीं पूछ रहा था तो उसके पास ऑप्शन था, तलाक ले लेती, चली जाती, दूसरी शादी कर लेती, कुछ भी कर लेती। हालांकि दूसरी शादी के जुगाड़ में वो थी बकलेश्वा के साथ, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि बकलेश्वा शादी करने के पक्ष में नहीं था। लेकिन बकलेश्वा इस बात का भी जवाब देने की परिस्थिति में नहीं है कि क्यों गौरी भौजी तुमसे शादी करना चाहती है। इसका मतलब है कि खेल में बकलेश्वा शामिल था। अरनौआ अपनी जिस पत्नी को नहीं पूछ रहा था, उसके साथ रिश्ते में इसका मतलब बकलेश्वा भी शामिल था। और नवल नारायण तो खैर थे ही, वो तो घोषित रूप से सब जगह उनका नाम आता है। और ये गौरी भौजी के पति ने खुद ही बताया है। एक दिन रजितवा हमको कहा कि देख रहे हो यार कितना मामला बिगड़ गया है, जानते हो दोषी कौन है? रंजितवा, उधर दोषी कौन है? अशोक चचा। क्यों भाई? तो मैंने पूछा क्यों भाई? तो बोले यही तो बात है यार। ये बात कहा कौन? अरनौआ। किसके बारे में कहा? अपनी पत्नी और अपने बेटे के बारे में। किस पर इल्जाम लगाया? नवल नारायण पर, कि मेरा बेटा नहीं है, उसका असली बाप जो है नवल नारायण है, मेरी पत्नी मेरे पिता की रखैल बन के रह रही और उसके बदले में पैसा लेता हूं। ये कहने वाला कौन है? अरनौआ। कहा किसको गया? अशोक चाचा की भाभी को। अशोक चाचा की सुरक्षा के लिए और इसको अच्छाई के लिए बताते हैं रंजितवा को। अब दोषी कौन हो गया सबकी नजरों में? गाली किसको पड़ रही? पूरा खानदान मिलकर दे रहा है, उधर अशोक चाचा को, इधर रंजितवा को। तो हमने कहा रंजीत अशोक चाचा को भी बता देना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो झूठे कमीने और ऐसे चरित्रहीन लोग होते हैं ना, जिनको मैं लेखकीय लैंग्वेज में अभी सब इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसे भाड़वे किस्म के जो लोग होते हैं, गिरे हुए नीच दोगले, जिनकी कैटेगरी सुअर से भी नीचे है,
फिर आप एक प्रश्न कर सकते हैं कि इन सूरों के ऊपर आप कहानी क्यों लिख रहे हैं? भैया इसलिए लिखना पड़ रहा है कि आज समाज में ये भी हो रहा है, जिसको आप पूजनीय समझते हैं, जिस नवल नारायण के धोती कुर्ता पर जब वो निकलता है तो आपको लगता है कितना बड़का समाज का इतना बड़ा ये रसूखदार व्यक्ति है और कितना शरीफ व्यक्ति है। अभी आगे आपको कहानी बताएंगे, आप ये प्रश्न आएगा जनार्दन चाचा की तरफ से कि नवल नारायण गायब कहाँ हो गया था। ये नवल नारायण वो शख्स है जो किसी मजदूर के घर में 1 किलो भंटा भेज देता है, 1 किलो चावल भेज देता है, 1 किलो दाल भेज देता है और उसके पति को कहीं और 5 दिन का काम उधर दिलवा देता है। वो तो उसका पति सोच रहा है कि अरे ये तो देवता आदमी है, देखिए हमारे लिए इतना परेशान है, हमको काम भी दिलवा रहे हैं, हमारे घर में इनको पता चलता है कि राशन पानी नहीं है तो वो भी अपने पैसा से दिलवा देते हैं। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि तुमको उधर काम पे भिजवाया और 1 किलो राशन देके तुम्हारी सिंपैथी लूटी और जैसे ही तुम उधर काम पे गए, नवल नारायण अपना पोस्ट ऑफिस का ड्यूटी छोड़ के तुम्हारे घर में सोया हुआ है। अब नवल नारायण का ये नंगई उसका पत्नी जान रही है, जो बेचारी ब्लैकमेल हो रही है 1 किलो आटा पर, 1 किलो भंटा पर। तो आप कहेंगे ना कि समाज के ऐसे चरित्रों के बारे में आपको लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी ताकि समाज में ऐसे लोग भी रहते हैं जिनके बारे में आपको पता तो चले, जिनके कारनामों से आप वाकिफ तो हो। 46 मिनट से ज्यादा का समय हो गया। देखिए आज का एपिसोड में हमने कहानी जहां से छोड़ा था वो नहीं बताया आपको, आगे की बहुत सारी संक्षेप में भूमिकाएं बता दी। तो आप जुड़े रहिए, ये कहानी फिर से शुरू हुई है। अरे ये तो आपको बताया नहीं क्यों शुरू हुई है। रंजितवा के सपने में आए दत्त बाबू, रंजितवा के सपने में आए हंस जी, ये पितृपक्ष में आए और बोले रंजितवा को, देखो रंजीत तुमने जो कुछ भी किया है इससे मेरे पाप कुछ तो कम हो गए हैं, क्योंकि मैं जो कृत्य अच्छा कर सकता था समाज में वो अपनी जिंदगी में तो नहीं कर पाया और अभी तक मैं भटक रहा हूं। लेकिन तुम्हारे माध्यम से तुमने जो ये सच अपने लेखक दोस्त को बता करके ये जो कहानी समाज में सामने लाए हो ना, तो इससे हमारा पाप कुछ कम हुआ है, सुकून मिला ये सुन के कि न्याय की बात रंजितवा कर रहा है। तो रंजितवा ने ये बात हमें कही, पितृपक्ष में ऐसा ऐसा सपना देखे हैं यार। और उसमें हंस जी और दत्त बाबू दोनों अलग अलग सपनवा में दोनों में कह रहे थे कहानियां रुकवा कह दिया रंजीत, पूरी कहानी कहवाते क्यों नहीं? क्या किसी से डर गए? क्या किसी ने धमकी दी या किसी किस्म का समझौता हो गया? तो जब रंजितवा ये बात हमको कहा तो हमने कहा देखो भाई, जब दत्त बाबू भी सपने में आए, हंस जी भी सपने में आए, इसका मतलब है कि पितृपक्ष में लोग पितृ आत्माएं घूम रही हैं। जब उन वो ये सवाल पूछ रही हैं कि कहानी को काहे रोक दिया, डर गए, धमकी मिला या समझौता हो गया, तो हमने कहा रंजीत ना तो हम लोग डरने वाले हैं, न धमकी से हारने वाले हैं और न समाज के इतने पतित लोगों से समझौता करने वाले हैं। तब रंजितवा ने कहा देखिए भाई साहब, जैसे ही आपको फुर्सत मिले ना इसके आगे का एपिसोड आप बताना शुरू कर दीजिए। तो हमने कहा ये भाई, पितरी पक्ष में पितरी आत्माएं आकर के तुम्हारे सपने में कह गई हैं, वो भी दत्त बाबू और हंस जी दोनों कह गए हैं, और हंस जी ने जो तुम्हारे साथ किया है रंजीत, इसके लिए हंस जी को कभी माफी नहीं मिलेगी। तो रंजितवा ये बात बोला कि हाँ वो उदास थे, मायूस थे और हाथ जोड़े हुए खड़े थे हंस जी हमारे सामने और कह रहे थे कि अगर माफ कर सकते हो तो हमको माफ कर देना, तुम्हारे साथ हमने दुनिया में अच्छा नहीं किया। तब हमने रंजितवा को कहा था एक काम करना है यार, हंस जी के नाम पे ना तर्पण के लिए श्रद्धांजलि दे देना तू एक दिन यार, किसी दिन, कि हंस जी की आत्मा को सदगति मिले। अब मरने के बाद आदमी तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के सपना में खड़ा है पितरी पक्ष में। तो रंजितवा कहा ठीक बात है, दत्तो बाबू के लिए कर दें, कहा। तो हमने कहा हाँ भाई दत्तो बाबू के लिए कर दो।
दत्त बाबू को भी श्रद्धांजलि दे दो, तर्पण मिले। तो पूछा और किसी के लिए करना है? मैं बोला नहीं, और किसी के लिए काहे करोगे, बाकी सब तो इस लायक है ही नहीं। इसलिए दत्त बाबू को श्रद्धांजलि दे दो, हंस जी को दे दो, बाकी सबको तो लानत हम लोग भेजा ही रहे हैं। लेकिन लानत भेजने का भी परिणाम ये देखिए कि पितृलोक में बैठी हुई पितरी आत्माएं सपना में आकर रंजितवा को कह रही हैं कि इतना लानत जो हमको भेजाया है ना हमारे कर्मों का, उससे हमारे कुछ पाप कम हो गए हैं। तो हमने कहा सच में यही तो ताकत होता है रंजीत, सच बोलते रहो, सच पे जीते रहो, सच पे चलते रहो। कौन सुनता है कौन नहीं सुनता है, किसको यकीन होता है किसको नहीं होता है। गीता में कृष्ण भगवान तो ये कहे ही नहीं है ना कि तुम किसी को यकीन दिलाने के लिए बैठो, क्योंकि जो बकलेसवा टाइप लोग बकवास करने के लिए जो पैदा हुए तो यही कहेंगे ना कि आप सबके लिए यही कह रहे हैं। तो तब तक तो उसको पता ही नहीं था कि अभी सब किया काका है, अरे ये रंजितवा जानता काका है। तो देखो अब तो बता दिए कि अब काका रंजितवा जानता था, कैसे कैसे जानता था, फिर भी घर का इज्जत छुपाने के लिए बेचारा अपना मुंह बंद करके फिर भी सबका मदद कर रहा था, ये जानते हुए भी कि मैं इनके बीच का नहीं हूँ। ये अरनहुआ बकलेश्वर मेरे भाई सगे नहीं है, ये रंजितवा को आज से नहीं पता है, जिस दिन रंजितवा का ब्याह हुआ था ना उसी दिन पता था। अरे हम अब पहले बताए नहीं है, जनार्दन चाचा भी सवाल पूछे थे। ये जो रंजितवा की असली माए थी ना, वो जब रंजितवा का ब्याह हुआ था ना, तो वहां गई थी उसके पत्नी से मिलने, उसके घर, और उसके घर जाके कुछ रहस्य खोली, कुछ गिफ्ट दी, और कही ये गिफ्ट कन्या खोलना मत तुम, ये अपने पति को देना, ये उसकी रक्षा करेगा सुरक्षा करेगा। और कहना ये जो हनुमान जी की मूर्ति इसमें जो दिए है ना इसको कभी अपने से अलग नहीं करे, कभी ये मूर्ति खराब हो जाए तो इसको घर में ही खोल के इसका फ्रेम वगैरह फेंक दे, और उसके बाद इसको फिर से रीफ्रेमिंग करा ले। तो हनुमान जी की मूर्ति बहुत दिनों तक पड़ी रही रंजितवा के पास। अब एक समय आया जब हनुमान जी की मूर्ति वो खराब होने लगी, फ्रेम खराब होने लगा, जब उसका फ्रेम खोलल गया ना, तो उसमें 16 पन्ने का चिट्ठी था, और उसमें उस मां ने अपनी पूरी वेदना लिखी थी, वो पूरी घटना लिख दी थी कि क्या क्या उसके साथ हुआ, और किन परिस्थितियों में रंजितवा को वो छोड़ दी है, और किन परिस्थितियों में रंजितवा उनका पुत्र होते हुए भी ये गदाईपुर पहुंच गया माया के साथ, माया के पास। इसमें हंस जी ने क्या खेल खेला वो जो पहले बता चुके हैं कहानी में। अब वो माँ का मन नहीं मान रहा था, उसने ये सब लिख के रख दी। अब रंजितवा ये सब कब देखता है? अपने भी ब्याह के 14-15 साल के बाद, जब फोटो खराब होने लगा, तो उसकी पत्नी को, वो रंजितवा की जो मौसी कही जा रही है, रिश्ते में तो मौसी ही लग रही है लेकिन है तो सच में माँ, तो वो जो फोटो दे के गई है, तो वो फोटो के अंदर से वो चिट्ठी निकालता है, पढ़ता है, और अंत में उसमें माफी मांगल गया था। तो रंजितवा फिर ये सब बात हमको बताता है, साझा करता ही था सब हमसे। हम कहते हैं न माफ करे की जरूरत है, न आने की जरूरत है, न जाने की जरूरत है, न यार इन सब रिश्तों में अब ये पीछे पड़े की जरूरत है कि कब कहाँ कौन क्या कैसे छूट गया, कौन अपना था कौन पराया था। रंजीत देखो तो मैं कही बात सुन लो, वसुदैव कुटुंबकम। तुम ऐसे भी फौज में हो यार, और हम लोग जब फौज में रहते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम ही हम लोगों का परिवार हो जाता है। तो रंजीतवा की बात समझ में आ गया, क्योंकि उसका सबसे अच्छा दोस्त हम ही है। फिर अपनी पत्नी से सलाह लिया, तो पत्नी ने भी कहा कि अब बदलेगा तो कुछ नहीं, अब अगर आप यहाँ छोड़ के और अपने उस जगह जाइएगा जहाँ आपकी भाई और बहन है, तो उनको लगेगा कि संपत्ति में हिस्सा बंटवाने आया है। प्यार तो आपको ऐसे भी वहां भी नहीं मिलना है, यहाँ से तो आपको ऐसे भी नहीं मिला, और वहां भी एक दूसरा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। तो बेहतर है कि इस बात को अपने मन में ही दबा के रखिए। अब ये आपकी जो सच में जैविक माँ थी, उन्होंने पता नहीं क्यों हमें चुना, हमारे घर तक आई और हमें ये दे करके गई। तब ये रहस्य खुल रहा कि आप यहाँ के नहीं, उनके असली पुत्र हैं, और ये कहानी हुई है।
आपके साथ। तब देखिए ये सब हम कहानी आपको बता दिए जो अभी जनार्दन चाचा को भी नहीं बताए हैं। कहानियाँ तो अभी वहाँ तक पहुँचा ही नहीं है। क्योंकि अभी तो कहानी में रंजीतवा का ब्याह हुआ ही नहीं है। लेकिन आगे का हुआ? क्योंकि ये बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे, तो हमने सोचा इनका रुचि इस कहानी में बना रहे। ये लोग रुचि जान रहे हैं, तो ये आगे की चीज़ बता दिए, रहस्य खोल दे रहे हैं कि किन परिस्थितियों में जाकर के रंजीतवा को पता चलता है कि वो असल में कौन है। और ये सब जानने के बाद भी रंजीतवा एगो ज़मीन खरीदता है और वो भी माया के नाम कर देता है। उसके पहले रंजीतवा के पास ये सब रहस्य खुल गया था। जान गया था वो कि वो कौन है, माया कौन है। माया उसकी अपनी माँ नहीं है, मौसी है। और जिसको मौसी बताया जाता है वो माँ है। लेकिन उसके बाद भी जब चूंकि हम रंजीतवा को बताए थे ना कि अब बदलने का कोशिश मत करो, जैसे जो है वैसे ही चलने दो। तो ये जानने के बाद भी उसने वो जमीन का टुकड़ा माया के नाम कर दिया। तो रंजीतवा बाद में कहता है देखो यार तुमको भी सब बताए थे ना। अब हम भी कहते हैं हाँ यार अफसोस तो हमको भी लगता है। और बाद में अरनौआ वही जमीन के टुकड़ा पर रेसिडेंशियल लेके नौकरी करने के पहुंचा है। ये सब आगे कहानी आपको और डिटेल में बतावेंगे। जब कहीं साले का नौकरी नहीं लगता है अरनौआ का, हरामखोर का, अपने टैलेंट के ऊपर, तो वही जमीन का टुकड़ा सूंघते हुए पहुंचता है माया के पास जाके। सुने हैं तेरे नाम पे कहीं जमीन मिला है ना, वहां का रेसिडेंशियल बना के वहां हमारी नौकरी वोकरी लग सकती है ना, वो जमीन का कागज लाओ ना। और बकलेसवा तो हाथ पकड़ के रंजीतवा के साथ आगे बढ़ा ही है। अंत तक नोच नोच के उसको खाते रहा है। जब बेचारा रंजीतवा पेंशन पर रिटायर हो गया तब भी उसके पेंशन से पैसा लेके उस वक्त तक भी अच्छा था। लेकिन जब नजर आ गया कि नहीं भाई अब ये किसी काम का मेरा नहीं रहा, सब ले लिया जो लेना था, ब्याह शादी हो गया, नौकरी, अब क्या करना है इससे। अब कहीं इसको देना ना पड़ जाए भाई, आज तक जो लिए हैं सो तो पीछा छुड़ाना जरूरी है। तो हमने कहा रंजीत कोई बात नहीं, दुनिया में किसी चीज का रंज मत रखना। ईश्वर पे भरोसा रखो, न्याय पे भरोसा रखो, सच पे भरोसा रखो। जो तुमने अनुभूत किया है, जो तुमने कहा है, उस सच पे भरोसा रखो। और ये पसकलो जी भौजी, गौरी भौजी, ये अर्नव हुआ, ये बकलेश हुआ, ये नवल नारायण, ये माया, इनसे तुमको प्रमाण पत्र चाहिए क्या? चरित्र से इतने पतित लोग, अपने कर्मों से इतने गिरे हुए लोग, एक चेहरे पर 50 चेहरे लगा के घूमते हुए लोग, दुनिया में हर तरह के गलत कारनामे करने वाले लोग। तो रंजितवा कहा नहीं यार तुम साथे रहो। मैं बोला हम तो साथे हैं ही तुम्हारे, और इस कहानी को तुम्हारी हम आवाज देंगे। इस कहानी को जुगो जुगो तक के लिए अमर कर देंगे कि रंजितवा ने क्या झेला, किन परिस्थितियों में क्या किया, और जिनके लिए उसने ये सब किया उन्होंने भी उसके साथ फिर क्या किया। लेकिन अंत में हमने फिर रंजितवा को वही कहा, रंज नहीं रखना है मन में। फिर रंजितवा ने हमसे वादा किया है कि रंज नहीं रखना है। तो जब ये पितृपक्ष में रंजितवा आया और हमको बताया ये सब सपना उपना आ रहा है, इसका क्या मतलब है, तब हमने कहा यार अब इसका स्पिरिचुअल हीलिंग काउंसलर हम हैं, हमारे हिसाब से तो यार यही मतलब आ रहा है कि पितरी आत्माएं जो है ना, कहीं ना कहीं उन तक तुम्हारे अच्छे कर्मों की छाया पहुंच रही है। इससे वो तृप्ति भाव महसूस कर रहे हैं, तभी पितृपक्ष में ये दोनों मृत आत्माएं आई तुम्हारे सामने इस तरह की वार्ता करने। तो फिर रंजितवा ने कहा भाई तो एक काम काहे नहीं करते हो, ये कहानियां जो बंद हो गया है इसको शुरू कर दो यार। क्योंकि वो पूछ रहे हैं ना सपनवा में कि डरा गया, समझौता हो गया, हमको इसे तृप्ति मिल रहा था, हमारे पाप कुछ कम हो गए, हम जो दुनिया में हमको करना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए, तो अब वो सब जो चीज खुल रहा है वो सब ठीक हो रहा है, उससे हमको मुक्ति मिलेगा। तब रजतवा के कहने पर हमने आपको नोटिस दे दिया था लिख के कि भैया ये कहानी चालू होने वाला है। अब कोशिश बीच में हम कई बार किए थे, लेकिन कभी फुर्सत नहीं, कभी कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं।
तो कुछ ना कुछ ऐसा ऐसा संजोग ऐसे बनते रहा कि समय नहीं मिल रहा था इस कहानियां को आगे बढ़ावे के, क्योंकि अपने चीजों में ऐसे उलझल तो अभियो है, अभियो समय नहीं है। आज देख रहे हैं इतना लेट नाइट को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अरे पता नहीं आज जाना है आप तक कब 11-12 बजे तक पहुंचेगा, लेकिन पहुंचेगा जरूर, इतना पता है। तो जुड़ल रहिए। और आपको पता ही था कि ये कहानी कब कब आता है, सोमवार बुध शुक्र को। तो आज का दिन है बुधवार, तारीख है आज 11 अक्टूबर। तो अब इसकी अगली कहानी कब आवेगी, शुक्रवार को 13 अक्टूबर को, जब हम आपको फिर बतावेंगे। तो मेरे दोस्तों, आपको पता ही है ना कि मैं हूं रंजन कुमार और आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। आप भुला गए थे ना, इसलिए सब फिर से याद दिलाना पड़ रहा है। हम हूं भुला गए थे कैसे बोलना है, अब पता नहीं कैसे बोले हैं, अब आप देखिएगा। अगर आपको लगे कि पहले नियर नहीं बोले हैं तो फिर आके बता जाइएगा। ऐसे रंजितवा भी बताएगा हमको कि पहले नियर नहीं बोले हैं, तो हम फिर उसमें सुधार करेंगे। तो चलिए, आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। मैं हूं रंजन कुमार, और इसको यार आप मान लीजिए कि यह 37वां भाग है, लेकिन इसमें कोई लानत नहीं भेजा ना। खत्म कैसे करें, ये खत्म नहीं हो रहा है। हम कितनों बटनवा टिप रहे हैं ना बंद करे वाला, तो हो ही नहीं रहा है। ये कह रहा है कि जनार्दन चाचा और संजय भैया से लानत भिजवाओ, उसके पहले ये एपिसोड नहीं खत्म होता है। और आज के श्रोता तो जनार्दन चाचा संजय भैया है ही नहीं, आज तो हम सीधे डायरेक्ट आपसे बात कर रहे हैं। तो आप सब मिल के लानत भेज दीजिए। नवल नारायण को लानत है, हंस जी को लानत है, कौन जी को, देखिए हंस जी को लानत भेज रहे हैं तो हंस जी को मुक्ति मिल रहा है। क्यों? क्योंकि लानत भेजने वाला वो काम किए हैं तो कहा जाना चाहिए ना। क्या जरूरी था मौसी को माए बना देने का, माए को मौसी बना देने का, लेकिन उन्होंने किया था। इससे रंजितवा के जीवन पे फर्क पड़ गया ना। उनको ये गंदे लोगों के बीच अपना जीवन फालतू का जीना पड़ा ना, जिनके बीच में केवल उसका शोषण होता रहा। माया ने तो कभी उसके साथ अच्छा व्यवहार किया नहीं, नवल नारायण ने तो कभी किया नहीं। माया का तो एक ही काम था, बस पिटवाओ, जितना पिटवा सको इसको, उल्टा सीधा चुगली जोड़ो, अपने बाल बच्चा जो अर्नवा और बकलेसवा उसको बचाओ और रंजितवा को पिटवाओ। उसकी जरूरतों की ओर बिल्कुल भी ध्यान ना दो, और बाकी उनके लिए पूरा खजाना खुलवा के रखो। चलिए, इस सब के जिम्मेदार कौन है? हंस जी, क्योंकि हंस जी ने किया है ना ये कारनामा। माए को मौसी, मौसी को मैं बना दिया, मजबूर कर दिया सबको, जो कि नहीं करना चाहिए था। हाँ, और एक बात बोला, बोला चूहा काट रहा था। हंस जी और दत्त बाबू बताने आए थे उसको, कह रहे बहुत चूहा काटता है वहां से, चूहा काटने से हम परेशान हैं। बताइए यार, यहाँ तो हम लोग मच्छर काटने से परेशान हैं। अब ये अब दत्त बाबू और हंस जी को ने चूहा काट रहा है, अब रंजीतवा के सपना में आके बताए रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे रंजीत भाई, उनको पानी देते रहो, तर्पण का जल देते रहो, कहो भैया जल्दी मुक्त हो जाओ तुम। अब जो तुम कारनामा किए वो माफी के लायक तो नहीं था, इसके तुमको पर्याप्त सजा मिले। ऐसे भी ईश्वर माफ नहीं करता है, ईश्वर तो हर गलती की सजा देता ही देता है। तो हंस को लानत है, और हंस का भाई साला वो कंस, जिसको वो गाली तो बनता ही है, वो बहन वाला जो बिहार में बहुत बोला जाता है। तो सामने नहीं बोलना है, और जोर से भी नहीं बोलना है। आप लोग सब धीरे धीरे अपने ओठों से बोल दीजिए, कंस क्या है? वही वाला। हाँ, और दत्त बाबू को भी लानत है। तो दत्त बाबू ने अगर अपना सब कारनामा ठीक किया होता, तो उनका बाल बच्चा ऐसा निकलता? नहीं निकलता ना। नवल नारायण ऐसा घटिया आदमी नहीं ना होता, ये बिलुओ ऐसा नहीं ना होता। चलिए, दत्त बाबू को लानत है, हंस जी को लानत है, कंस को लानत है, ये हंस कंस के पूरे खानदान को लानत है, दत्त के पूरे खानदान को लानत है। अब लानत से इन लोगों को मुक्ति मिलेगा, आदमी ही ये लोग ऐसा है। तो आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। मैं हूं रंजन कुमार, और मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में 38वें भाग में, जहां से ये कहानी आगे बढ़ेगी, वहां से जहां 36वें भाग में छोड़ा था। तो मैं कहूंगा, अगर आपको याद नहीं है कहानी, तो आप 36वां भाग को फिर से एक बार सुन लीजिएगा जाकर के पीछे,
और फिर आप होके आइएगा तैयार, और हम आपको अगले शुक्रवार को सुनावेंगे ना यार इस कहानी का 38वां एपिसोड। नमस्कार।